Hello my dear students, today we are going to understand potential energy of a charged capacitor. स्टूडेंट्स आज हम लोगों को समझना है या पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। इसको पढ़ने और समझने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए क्या कि अगर हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, उसको चार्ज देते हैं, देन उस समय हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उस समय हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। यही जो वर्क किया जाता है चार्ज देने के लिए, उसे वही वर्क जो है कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्लियर टू एवरीवन? क्या मैंने बोला है कि जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज देते हैं, चार्ज करते हैं, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है और यही किया गया वर्क या यही वर्क डन कैपेसिटर में किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसे कहते हैं क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। क्लियर टू एवरीवन? इसको समझने से पहले और शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ लाइक और शेयर करिए। बहुत सारे दोस्तों में, फ्रेंड्स में चैनल को या वीडियोस को शेयर करिए और कमेंट भी करिए। जो आपको जिन टॉपिक्स पर और भी वीडियोस चाहिए उनको भी आप बोल सकते हैं या कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि वीडियोस को आप पूरा वॉच करिए, क्योंकि कंप्लीट नॉलेज के लिए पूरा वीडियो देखना जरूरी है। आइए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर। क्लियर? अगर मैं बोलूं, क्या मैं बोलूं कि अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, if we have any capacitor, the capacitance of this capacitor is to be C. क्लियर? और बोला जा रहा है कि अगर हम इसको Q डैश चार्ज दे दें, कितना चार्ज दे दें? Q डैश चार्ज दे दें, तो इसका पोटेंशियल चेंज होकर या बढ़कर क्या हो जाता है? V डैश हो जाता है। कितना हो जाता है? V डैश। समझिएगा फिर से, हमारे पास कोई ऐसा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, हम इसको कितना चार्ज देते हैं? Q डैश चार्ज देते हैं, तो इसका पोटेंशियल जो है चेंज हो जाता है। कितना हो जाता है? V डैश। तो हम कह सकते हैं जी, तब तो हम लिख सकते हैं क्या? देन यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देन C इज इक्वल टू, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या? Q डैश बाई V डैश होगा ना? Q डैश बाई V डैश। क्लियर टू एवरीवन? या मैं बोल सकता हूं OR, इसको आप लिख सकते हो OR करके, क्या लिख सकते हो? V डैश इज इक्वल टू Q डैश बाई C लिख सकते हो ना? क्लियर? सभी को क्लियर? बिल्कुल होगा क्लियर। इसके बाद हम लोग सोच सकते हैं क्या कि अगर मैं बोलूं कि इसको चार्ज का एक छोटा सा अमाउंट दिया जाए, चार्ज का एक छोटा सा एलिमेंट दिया जाए dq। dq क्या? चार्ज का एक छोटा सा एलिमेंट dq कैपेसिटर को दिया जा रहा है। जब इस कैपेसिटर को चार्ज का छोटा सा एलिमेंट dq दिया जा रहा है, तो बहुत छोटा सा वर्क है, बहुत थोड़ा सा वर्क करना पड़ रहा है। वर्क मान लो वह वर्क है कौन? dw। कितना वर्क करना पड़ रहा है? dw। तो हम लोग कह सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं कि फिर तो हम लोग लिख सकते हैं जी, हम लोग लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू v डैश dq। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? v डैश dq। अगर इतना लिख सकते हैं, आपको पता भी होगा क्या? पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। क्लियर टू एवरीवन? ओके। अब मैं क्या करूंगा कि v डैश की वैल्यू तो अपने को पता है, v डैश इज इक्वल टू q डैश बाई c, तो q डैश बाई c इनटू dq। ये हो गया आपका क्या? वर्क डन या छोटा सा वर्क डन, dw। क्लियर टू एवरीवन? अब हम लोग क्या करेंगे, मैं बोल सकता हूं कि इसको चार्ज कहां से कहां तक दिया जाए? जीरो से लेकर क्यू तक चार्ज दिया जाए। जीरो से चार्ज शुरू हो और क्यू तक चार्ज दिया जाए, तो एक लिमिट बन जाएगी जीरो से लेकर क्यू तक। तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं उस लिमिट में। तो फिर हम लोग करेंगे क्या कि वर्क फिर कहां से कहां तक होगा? फिर वर्क भी तो आपका जीरो से डब्ल्यू तक होगा। इंटीग्रेशन के लिए जीरो से डब्ल्यू तक आपका वर्क होगा, और कितना? dw, और इट इज इक्वल टू किसके? कहां से कहां तक आप चार्ज दे रहे हो? जीरो से लेकर क्यू तक चार्ज आप इसको देने वाले हो। तो फिर क्या हो जाएगा? Q डैश बाई C इंटू dq। इतना होता है। अगर इतना होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1/c बाहर कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना? 1/c बाहर लाइए जी, फिर इंटीग्रेशन में क्या लिख दीजिए? जीरो से लेकर क्यू तक, और फिर क्या? Q डैश
डी क्यू। इतना तो लिख ही सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम लोग इतना लिख रहे हैं तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं 1/c इंटीग्रेट अगर हम लोग कर दे इसको, क्यू डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू डैश स्क्वायर बाई 2। तो इसका इंटीग्रेशन होगा क्यू डैश स्क्वायर बाई 2। लिमिट रख लीजिए कहां से कहां तक कि 0 से लेकर क्यू तक। जब लिमिट रख के सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1/c, हाँ, अपर लिमिट q, लोअर लिमिट 0, तो रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास q स्क्वायर बाई 2। इतना आएगा कि नहीं आएगा। जब इतना आपके पास आ रहा है तो आप क्या लिखोगे इसको, ये आप लिखोगे 1/2, हाँ, q स्क्वायर बाई c। इतना लिख दिया आपने। अब आप चाहो तो आपको ये भी तो पता है ना क्या, सिंस q इज इक्वल टू cv न होता है, q इज इक्वल टू cv होता है। तो अगर q इज इक्वल टू cv होता है तो हम लोग क्या रख सकते हैं, q की जगह cv रख सकते हैं। जब इतना रखेंगे, ये किसके इक्वल है, ये आपके पोटेंशियल एनर्जी के ही इक्वल है, ये आपके पोटेंशियल एनर्जी u के इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं u इज इक्वल टू, इस केस में हाफ q की जगह पे cv, तो c स्क्वायर v स्क्वायर, c से c कैंसिल, तो हो जाएगा cv स्क्वायर। तो इसको ये भी लिखा जा सकता है ना, कैसे, हाफ q स्क्वायर बाई c। क्लियर। ये रहा आपका पोटेंशियल एनर्जी का टर्म, किसके लिए, किसी चार्ज कैपेसिटर के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको, फिर से मैं समझा दे रहा हूं आपको कैसे, कि आपने क्या किया है कि 0 से लेकर w तक कवर किया है, कितना चार्ज देने के लिए, 0 से q तक का चार्ज देने को। फिर dw इज इक्वल टू q डैश बाई सी dq। इसके बाद 1/c को बाहर लिखा, q डैश dq हुआ, इंटीग्रेट किया, q डैश का इंटीग्रेशन होता है q डैश स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर q। अब फिर क्या हुआ, q स्क्वायर बाई 2। अब क्या किया आपने, 1/2 को अलग से लिखा, q स्क्वायर बाई c को एक साथ लिखा, और q इज इक्वल टू cv है, तो आपको पहले से पता है फार्मूला, तो आपने q की जगह पे cv रखा, तो c स्क्वायर v स्क्वायर होगा, c से c कैंसिल, तो cv स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 1/2 q स्क्वायर बाई c। ये किसके इक्वल है, u के। u इज द पोटेंशियल एनर्जी, u इज द पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर टू एवरीवन। ये टर्म था, ये टर्म है किसका, पोटेंशियल एनर्जी या फिर चार्ज कैपेसिटर। तो हमें क्या मिला भाई, हमें तो मिल गया ये। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ना, थोड़ा सा हम इसको अलग से लिखेंगे, ये देखिए, क्या लिखेंगे हम लोग लिख सकते हैं कि जी हमें मिला है u इज इक्वल टू हाफ q स्क्वायर बाई c, और इसके इक्वल मिला है हाफ cv स्क्वायर। ये मिला है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है। अगर इतना हम लोगों को मिल गया है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कैसे, इसको थोड़ा सा हम लोग कवर कर ले, अंडरलाइन कर ले इस पूरे को एक तरह से। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब मैं बोलूं कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हो जाए, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हो जाए, वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या है इसको समझना है। तो मैं बोलूं कि अगर प्लेटों के बीच में कोई कैपेसिटर, प्लेटों के बीच में क्या लाया जाए, अगर प्लेटों के बीच में हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले जाएं या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ले जाएं, तो फिर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसको समझना है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को क्या समझना पहले चाहिए कि जब एयर में मान लो रखा था क्या आपका कैपेसिटर, या कैपेसिटर प्लेटों के बीच में एयर थी, तो उस समय उसका कैपेसिटेंस था C नॉट। क्या था कैपेसिटेंस, C नॉट था, और पोटेंशियल था V नॉट, और चार्ज था Q नॉट। ये आपको अपने से एज्यूम करना पड़ेगा क्या, कि मान लो सबसे पहले प्लेटों के बीच में क्या था, एयर थी। अगर प्लेटों के बीच में एयर थी तो उस कंडीशन में उनका कैपेसिटेंस क्या था, C नॉट था, चार्ज कितना था, Q नॉट था, और पोटेंशियल कितना था, V नॉट था। तो हम लोग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते फार्मूला फिर, तो U नॉट पोटेंशियल एनर्जी इन एयर, तो क्या लिख सकते हैं, U नॉट हाफ Q नॉट, Q नॉट स्क्वायर बाई C नॉट लिख सकते हैं ना, और इट इज इक्वल टू हाफ C नॉट V नॉट का स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं बोलूं कि प्लेटों के बीच में ये एयर के समय है, कब की है,
एयर के लिए मैं एयर लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा कि एयर जब थी प्लेटों के बीच में तो उस समय की ये पोटेंशियल एनर्जी थी। एक एक कंडीशन को बारी बारी से हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। अब मैं बोलूं कि प्लेटों के बीच में हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले जा रहे हैं। क्या ले जा रहे हैं? कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले जा रहे हैं, और कैपेसिटर की प्लेटों से हम जो बैटरी लगी थी या चार्ज देने के लिए जो बैटरी हम लोगों ने लगाया था, उस बैटरी को हम हटाते नहीं, उस बैटरी को रिमूव नहीं करते, बैटरी वैसे एज इट इज पड़ी है। तो जब बैटरी वैसे ही पड़ी है तो पोटेंशियल तो V नॉट ही रहेगा। पोटेंशियल क्या रहेगा? V नॉट रहेगा। क्लियर? लेकिन प्लेटों के बीच में जब आपने डाइलेक्ट्रिक ले गए तो उसकी कैपेसिटी चेंज हो जाती है। कैपेसिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो मैं बोल सकता हूं कि कैपेसिटी चेंज होगा, कितनी हो जाएगी? KC नॉट हो जाएगी। हो जाएगी ना? तो C इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? C इज इक्वल टू हम लोगों को मिल जाएगा KC नॉट। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कब? जब हम प्लेटों के बीच में क्या ले जाते हैं? कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब या बोल सकते हैं सब्सटेंस ले जाते हैं। तो हमारे लिए फार्मूला क्या बन रहा है जी? हम लोगों के लिए फार्मूला बन रहा है U इज इक्वल टू हाफ Q नॉट का स्क्वायर। चार्ज तो इतना ही है, लेकिन ये C हो गया। क्लियर टू एवरीवन? इसके बाद बोल सकते हैं भी कि हाफ C नॉट की जगह पे C, और C नहीं बल्कि क्या इतना लिख सकते हैं हम लोग, और V नॉट का स्क्वायर। इतना हो गया। अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि मैं बोलूं, आप लिखोगे जी, तब इस फार्मूले से हम लोग लेकर चलेंगे हाफ U के लिए, हाफ C की जगह पे KC नॉट इंटू V नॉट का स्क्वायर हो गया। और उस केस में हाफ C नॉट V नॉट का स्क्वायर इंटू K होगा कि नहीं होगा? और इस वैल्यू को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये किसकी वैल्यू है? U नॉट की है। देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? तो आप कह सकते हैं जी तब तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हो जाएगी कितनी? U नॉट K। इतनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्लियर हुआ सभी लोगों को? क्या कि जब हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसके बीच में, चार्ज प्लेट कैपेसिटर के बीच में ले गए हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या कर गई है? इंक्रीज कर गई है। क्या कर गई है? इंक्रीज कर गई है। लेकिन शर्त इतनी थी कि हम लोगों ने प्लेटों को किससे, या कैपेसिटर प्लेटों को बैटरी से जोड़ा था। इसकी वजह से इसका जो पोटेंशियल था वह V नॉट पड़ा रह गया। पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जब बैटरी आप हटाते तो पोटेंशियल बदल जाता। क्लियर टू एवरीवन? इसके बाद आप नेक्स्ट थिंग बोल सकते हो, नेक्स्ट कंडीशन या दूसरी कंडीशन के बारे में आप बात कर सकते हो कि प्लेटों के बीच से इस बार हम लोग बैटरी को हटा लेंगे। प्लेटों के बीच से इस बार बैटरी को हटा लेना है, बाकी चीजों को देखना क्या होता है। तो जब हम लोग बैटरी को हटा लेंगे तो मान लो कि इस पर चार्ज तो Q नॉट ही रहेगा। बैटरी को हटा दे तो चार्ज तो घटेगा बढ़ेगा है नहीं, क्योंकि जितना चार्ज दिया था उतना तो पड़ा है। तो चार्ज Q नॉट है। तो चार्ज अगर Q नॉट है तो हम लोग क्या करेंगे? बोलिए। हम लोग बोलेंगे कि तब तो हमारे पास U इज इक्वल टू कितना है? हाफ Q नॉट स्क्वायर बाई C। अब इतना अगर हो गया तो मैं क्या बोलूंगा कि कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में क्या गया? डाइलेक्ट्रिक गया है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस गया है। तो उस समय जो कैपेसिटेंस होता है वह KC नॉट हो जाएगा। तो हाफ Q नॉट का स्क्वायर, और इधर क्या आया? KC नॉट। इतना आया कि नहीं आया? क्लियर टू एवरीवन? अब अगर इतना आया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से, ये अगर मैं इसको थोड़ा सा और इंप्रूव करूं तो मैं लिख सकता हूं हाफ Q नॉट का स्क्वायर बाई C नॉट इंटू 1/K। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? बोलोगे यस, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। ऐसा ही लिखना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। अगर मैं इसको देखूं इस तरह से तो मुझे दिख रहा है ये U नॉट की वैल्यू किसकी है? U नॉट की है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये पूरी वैल्यू U नॉट की है। तो बोल सकते हैं U इज इक्वल टू, इस केस में क्या हुआ? U नॉट बाई K हो गया। U नॉट बाई K हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को प्लेटों के बीच में रखते हैं, चार्ज कैपेसिटर के बीच में रखते हैं, और प्लेटों से हम बैटरी को रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं, तो नो डाउट उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर की घट जाती है। लेकिन अगर हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को भी प्लेटों के बीच में रखें, या स्लैब को रखें, पर बैटरी को हम हटाएं ना, बैटरी को लगा के रखें, एज इट इज छोड़ दें बैटरी को, तो उस केस में क्या होता है
कि डाइलेक्ट्रिक के आने की वजह से, बैटरी के लगे होने की वजह से नो डाउट क्या पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, किसकी, कैपेसिटर की। क्लियर टू एवरीवन? आई होप दीज थिंग्स विल बी क्लियर टू एवरीवन। ओके, थैंक यू।